आज जो हमारा टॉपिक है वो CSS का लेक्चर नंबर 6 है। और इसमें हमने ये देखना है कि जब हम स्टाइलिंग कर रहे होते हैं तो हम किसी पेज के अंदर किसी एक ख़ास ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब हम एक लेक्चर नंबर 6 का एक बना लेते हैं। हम यहाँ पर लेक्चर नंबर 5 का बना हुआ है। एक नई फाइल बना लेते हैं हम। न्यू फाइल बना लेते हैं हम लेक्चर नंबर 6 के नाम की। तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एक पेज के अंदर काफी सारी चीजें अगर हों तो हमने अगर चंद एक चीजों को फोकस करना हो तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो न्यू फाइल बनाएंगे, हम सेव करेंगे इसको और इसको हम लिख लेंगे CSS। इसका नाम हम रख लेंगे CSS CSS6.html। और इसमें हम अपना डमी टेक्स्ट अब लिखेंगे। अब इसमें मैं लिखूंगा HTML और ये HTML5 वाले के ऊपर आपने इंटर कर देना है तो ये हमारा डमी बन जाएगा। यहाँ पर बॉडी के अंदर हम कुछ लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं एक हमारे पास H1 है, उसमें मैंने लिख दिया है hello 1। और इसी तरीके से हमारे पास H2 है, इसमें मैंने लिख दिया है hello 2। और इसी तरीके से हमारे पास है H3 और इसमें मैंने लिख दिया hello 3। और इसी तरीके से हमारे पास P है, P टैग, और इसमें मैंने लिख दिया है पैरा। और एक और P टैग है, इसमें मैंने लिख दिया है पैरा 2। उसमें पैरा 1 लिख देते हैं ऊपर वाले में यहाँ पर। इसी तरीके से एक और P टैग है और उसमें मैंने लिख दिया है पैरा 3। तो ये हमारे पास एक पेज के अंदर HTML का एक पेज है जिसमें ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब हमने देखना ये है कि हम मल्टीपल हम स्पेशल ऑब्जेक्ट्स को कैसे स्टाइल कर सकते हैं। स्पेशल ऑब्जेक्ट मतलब कि वो वाली चीज़ जो हमारे जिसके ऊपर हमने फोकस किया हुआ है कि मैंने इसको टारगेट करना है। तो उसके लिए हम अपने जो सिलेक्टर है उसको ज़रा हम ध्यान से उसमें चीज़ों को चूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर ये एडजेसेंट सिबलिंग्स जो हैं इसमें ये होगा कि ऐसी ऐसी टैग जो आपस में सिबलिंग हों और आपस में एक दूसरे के करीब करीब हों, उनका कलर सिर्फ उनका कलर आप रेड कर दो। सिर्फ कलर नहीं, आप काफ़ी सारी चीज़ें उसमें चेंज कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो ये है नेव के अंदर जो ए टैग है, ऐसी ऐसा ए टैग जो नेव के अंदर है उसको आप उसका जो है डिस्प्ले वो आप टेक्स्ट डेकोरेशन उसकी नन कर लें या उसका उसके गिर्द बॉर्डर दे लें या उसको आप और डिफरेंट जो भी स्टाइलिंग करना चाहते हैं वो कर लें। तो अब इसमें मैं ये देखता हूँ H1 जो है इसको मैं रख लेता हूँ। H1 और H2 को मैं रख लेता हूँ नेव के टैग के अंदर। NAV नेव के टैग के अंदर मैंने H1 और H2 को रख लेता हूँ और इधर भी NAV नेव। और इसमें अब हमें H1 और H2 को रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम H भी रख सकते हैं। सिर्फ तीन टाइप के H1 रख सकते हैं, मतलब एक ही टाइप के हम रख सकते हैं। H1 H2 रखना चाहें तो सारे H2 रख लें, H4 रखना चाहें तो सारे H4 रख लें। मैं आपको इसलिए ये एक जैसे रखवा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ डिफरेंस कि जो स्टाइल है वो कैसे इसमें हम चेंज कर सकते हैं। कैसे हम एक स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट कर सकते हैं। इसमें भी H1 ही है, एक दफ़ा के लिए आप इसमें भी H1 रखें और इसमें hello 1 रख लेते हैं। जो भी H1 है उसके साथ मैंने hello 1 रखा हुआ है और इसको भी मैं H1 कर देता हूँ hello 1 और इधर साइड से भी H1 कर देता हूँ इसको। तो अब देखना ये है कि हम लेट्स सपोज अब एक स्टाइल अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पर मैं कहता हूँ स्टाइल का टैग लिखते हैं और इसमें हम टारगेट करते हैं H1 को। अपने पेज के अंदर जितने भी H1 हैं, इसको मैं हेलो के स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ, HE लिख देते हैं। अब हमारे पेज के अंदर जितने भी H1 हैं उनको टारगेट करना तो क्या लिखते हैं हम H1, बस H1 लिख देते हैं। और ये आगे उसकी हमने वो कर लेना होता है
उसकी स्टाइलिंग देने के लिए ये कर लेते हैं। ये ब्रैकेट्स नहीं आती होती हैं। और यहाँ पर मैं अपने जितने भी H1 हैं उनको मैं कह रहा हूँ कि कलर, उनका कलर जो है वो रेड कर दो। ये आप कोई भी स्टाइलिंग कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको जस्ट ये इसका कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हम इसको अपने यहाँ पर देखते हैं CSS6 ये वाला। और ये देखें H1 को उसने क्या किया है, कलर दे दिए हैं रेड। जितने भी हमारे H1 थे, हमारे पास 3 H1 थे और तीनों को कलर रेड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ वो वाले H1 का कलर रेड चाहिए जो नेव के अंदर है, जो इस जो ये नीचे नेव के टैग के अंदर जो H1 है, मुझे सिर्फ उसका कलर चेंज चाहिए, बाकियों का नहीं। तो मैं यहाँ पर ये लिख दूंगा NAV नेव। अब इसका ये मतलब हुआ कि नैव के अंदर जो H1 है सिर्फ उसका आप कलर चेंज करना, बाकियों को ना छेड़ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम स्पेशल किसी एक को फोकस कर रहे हैं, किसी एक को टारगेट कर रहे हैं। तो इसका ये देखें, रिफ्रेश करेंगे तो ये जो सिर्फ फर्स्ट वाला H1 था उसी का कलर चेंज होगा, बाकियों का नहीं होगा। तो ये सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर वो एरो भी लगा दें, उसका भी यही मतलब होता है, आप ये एरो भी लगा दें। तो ये देखें, इसको रिफ्रेश किया और तब भी उसने वही H1 को सिलेक्ट किया है। तो इस तरीके से हम ये स्कोप को नैरो कर रहे हैं, इसको बोलते हैं स्कोप को नैरो करना। उसके साथ ही एडजेसेंट सिबलिंग्स का क्या मतलब होता है कि एक टैग के अंदर अगर काफ़ी सारी चीज़ें हैं और मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये देखें नैव के अंदर ही और ये सारी सिबलिंग्स हैं। कैसे सिबलिंग हैं, जो एक ही टैग के अंदर होते हैं। मिसाल के तौर पे ये बॉडी का टैग है ना, अब बॉडी के टैग के अंदर ये पूरी नेव एक इसकी सिबलिंग है, बॉडी की चाइल्ड है। और ये H1 इसका चाइल्ड है बॉडी का, ये H1 इसका चाइल्ड है बॉडी का, ये वाला भी H3 भी इसका चाइल्ड है, ये P भी चाइल्ड है बॉडी के, ये सारे चाइल्ड हैं। और एक पेरेंट के जो चाइल्ड होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, वो आपस में सिबलिंग होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर नेव के अंदर मैं एक और लिख देता हूँ P, और ये मैं पैरा लिख देता हूँ, पैरा 1 यहाँ पर लिख देता हूँ, और एक और P लिख देता हूँ, और उसका भी मैं लिख देता हूँ पैरा 2। तो ये इस नेव के कितने चाइल्ड हुए, ये H1, ये P और ये नीचे वाला P, ये इस नेव के चाइल्ड हैं। और इनको आपस में क्या बोलेंगे, हम इसको आपस में सिबलिंग्स बोलेंगे। तो मैं ये कहता हूँ अब कि मेरे पास जो H3 है और जो P है ये आपस में सिबलिंग है, और इनका कलर जो है ना वो आप रेड कर दो, H3 का और P का। H3 प्लस P, ये एडजेसेंट सिबलिंग्स वो वाले सिर्फ H3 और ये P लेगा इस तरह से ग्रीन, इनका कलर ग्रीन कर दो। हाँ, अब ये देखो कि H3 और P, तो इसमें ये सारे H3 टारगेट नहीं होंगे। यहाँ पर बेशक एक और H3 हम लिख लें, Ctrl+C करके इसको मैं लिख लेता हूँ H3 1, और इसको मैं H3 2 लिख लेता हूँ। अब इसमें सारे H3 और सारे P टारगेट नहीं होंगे, बल्कि कौन से टारगेट होंगे, जो आपस में एडजेसेंट हैं, जो आपस में एक साथ साथ हैं। तो P और H3 इस पूरे पूरे में कहाँ पर P और H3 आपस में एक साथ साथ हैं, ये वाले P और H3 आपस में एक साथ साथ हैं। तो ये वाले टारगेट होंगे सिर्फ। और इसको अगर हम अपने पेज को रिफ्रेश करके देखें, यहाँ पर ये देखें, तो इसको रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करने के बाद ये हल्का सा आपको ये वाला ये देखें टी का ये जो कलर है ये ग्रीन हो चुका है। आपको शायद ये नजर ना आ रहा हो, मैं इसको रेड कर देता हूँ, RED रेड। तो अब इसको हम चेक करते हैं, क्योंकि ग्रीन जो है ना वो वाजे नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। रिफ्रेश किया और अब ये देखें, अब ये रेड हो चुका है। यहाँ पर H1 अगर करके देखते हैं तो फिर क्या होता है। तो ये उनको सिर्फ टारगेट करता है जो आपस में एक दूसरे के साथ साथ हों। अब इसको रिफ्रेश करेंगे और ये वाला P पैरा 1 है वो अब हाईलाइट हो गया है, और ऊपर से H1 ऑलरेडी हमारा हाईलाइटेड था, रेड किया हुआ था, उसको मैं मिटा देता हूँ नेव के अंदर वाला जो है।
इसको मिटा देता हूँ और इसको सेव करके अब देखते हैं। हाँ ये देखें, तो इससे ये होता है कि जो हमारा फर्स्ट टैग है उसका एडजेसेंट सिबलिंग जो है ना वो टारगेट होता है, मतलब H1 के साथ जो है P, ऐसी कंडीशन जिसमें H1 के साथ P हो, वो कौन सा है, वो ये है वो H1 के साथ नीचे उसका एडजेसेंट जो है, मतलब कि उसके साथ वाला जो P है वो ये कंडीशन है। तो यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ टारगेट हुआ है। इस तरीके से हमने यहाँ पर H3 अगर लिख दें तो फिर ये नीचे वाला उसके साथ वाला, उस H3 के साथ वाला पैराग्राफ टारगेट होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने स्पेसिफिक सेलेक्टर्स की मदद से, मतलब कि H1 H3 इनको सेलेक्टर बोलते हैं, तो उनकी मदद से हम डिफरेंट अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसको टारगेट कर लेते हैं। आईडी की मदद से भी हम टारगेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम जिसको टारगेट तक करना चाहें उसको आईडी दे लें, मतलब कि ये पैरा 2 को मैं टारगेट करना चाहता हूँ और इसको मैं आईडी दे लूँगा P2। और ऊपर हम इसको कैसे लेंगे, हम यहाँ पर मैं आऊँगा और मैं कहूँगा आईडी जो है, हैश लगाते हैं आईडी को लेने के लिए, हैश P2, P2 वाली जो आईडी है उसका जो है कलर, ये मैं कलर से ही आप लोगों को टेस्ट करवा रहा हूँ, उसको कर दो येलो, P2 को येलो कर दो। तो अब इसको हम चेक करेंगे तो ये देखें ये P2 येलो हो गया है और ये P1 है, ये P3 और अंदर जो ये वाला है ये येलो कलर का हो गया है P2। तो आईडी की मदद से हम कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम क्लास की मदद से ले सकते हैं। क्लास है तो क्लास में हम तब लेते हैं जब ज्यादा, एक से ज्यादा चीजों को एक जैसा करना हो। मिसाल के तौर पर मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ, तो बॉर्डर में अगर काफी सारी चीजों की गिर्द देना चाहूँ तो मैं एक क्लास बनाऊंगा, उसका नाम कोई भी रख सकता हूँ, मैं उसका नाम रख सकता हूँ, इसको क्लास पहले दूंगा मैं अपने टैग्स को, जिसको मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ, मैं पैरा 1 को बॉर्डर देना चाहता हूँ तो मैं इसको दूंगा क्लास, और उसका क्लास का कोई हम नाम रख देते हैं, बी रख देते हैं, क्लास का नाम हम रख देते हैं बी, मतलब बॉर्डर। एक और यहाँ पर इस H1 को मैं क्लास वही दे देता हूँ बी, इसके साथ भी वही सलूक हो। और इधर इस पी को भी मैं वही कर देता हूँ क्लास, इसको भी मैं कर देता हूँ, आप रख दो बी, और ये जिसको आईडी दी हुई है इसको भी हम दे सकते हैं, तो इसको भी हम क्लास भी दे सकते हैं, क्लास इसको रख दो बी। तो ये बी क्लास क्या करती है, क्या करना चाहिए बी क्लास को, वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। और क्लास को हम लेते हैं डॉट की मदद से, तो डॉट और आगे बी लिखेंगे, मतलब कि बी वाली जो क्लास है, और उसका जो है आप कर दो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, उनका बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर दो। इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे और ये देखें जिनको मैंने ये क्लास दी थी सिर्फ उन्हीं उन्हीं के गिर्द ये बॉर्डर लग गया। अब एक से ज्यादा चीजों को के साथ एक जैसा सलूक करना हो तो तब हम क्लासेस का यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्लासेस वर्सेस आईडीज। आपको बता दिया जो क्लासेस हैं वो डॉट से शुरू होती हैं, डॉट की मदद से हम टारगेट करते हैं, और आईडी को हम हैश की मदद से टारगेट करते हैं। क्लासेस कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स, क्लासेस जो हैं वो एक से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन जो आईडी हैं वो एक से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल नहीं हो सकती। उनको एक जगह पर पूरे पेज में एक आईडी के नाम की एक ही चीज़ होनी चाहिए। जिस तरह मैंने आईडी वो बनाई थी ना, उसका क्या नाम मैंने रखा है आईडी का, उसका नाम मैंने रखा है P2, तो P2 नाम की आईडी हमेशा पूरे पेज में एक ही होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास है नैरोइंग स्कोप, स्कोप को नैरो करना हो, कम करना हो, कि मुझे सिर्फ ये सिलेक्टेड सी चीज फलां चीज के अंदर सिर्फ ये वाली चीज चाहिए, तो उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। मैं पहले आपको जो स्कोप है वो नैरो करके मैंने दिखाया था, मैंने कहा था कि नैव के अंदर जो H1 है उसको मैंने हासिल करना है, तो वो स्कोप नैरो करने की एक मिसाल थी। अब मैं चाहता हूँ कि नैव के अंदर जो, अब क्लास तो ये सब की ये दी हुई है, सबको भी दिया हुआ है मैंने क्लास, तो उसने सबको कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ ऐसी क्लास को टारगेट करना है जो नैव के अंदर हो, इस नैव के अंदर हो क्लास।
तो इसको कैसे टारगेट करते हैं, यहाँ से आप सिंटैक्स देख सकते हैं कि इसमें कहता है कि पी डॉट मेन, ऐसे पैराग्राफ जो मेन क्लास के वाले हैं, जो मेन जिनको क्लास मेन दी हुई है। तो अब ये देखें, इनमें से मैं पैराग्राफ, ये सारे पैराग्राफ को भी हम टारगेट कर सकते हैं। वो मैंने पहले आपको दूसरी एग्जांपल दी है कि नैव के अंदर सिर्फ उसको टारगेट करना हो, तो इस तरीके से कर सकते हैं। और नैव क्लास में भी सिर्फ उन पैराग्राफ्स को टारगेट करना हो जो मेन है, जिनको क्लास हमने बी दी हुई है, तो वो भी कर सकते हैं। अब ये हम बी वाले को छोड़ देते हैं, बी क्लास हमने वो उसको दी हुई है, इसको हम मैं यहाँ से मिटा देता हूँ एक दफ़ा के लिए। मैं कहता हूँ कि मैं सारे पैराग्राफ को बॉर्डर देना चाहता हूँ। यहाँ पर भी पैराग्राफ हैं, उन सब को मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इन सब को मैंने 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे दिया। अब इसका मैं आपको स्कोप नैरो करके दिखाऊंगा। ये जितने भी पैराग्राफ होंगे उन सबको ये बॉर्डर मिल जाएगा। ये देखें, जितने भी पैराग्राफ थे सबको बॉर्डर मिल गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सबको बॉर्डर ना दूं, मैं सिर्फ उन पैराग्राफ को बॉर्डर देना चाहता हूँ जिनको क्लास मैंने बी की दी हुई है। उन पैराग्राफ को मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ जिनको क्लास मैंने बी की दी हुई है। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं, मैंने एक इसको बी की क्लास दी है पैराग्राफ को, और मैंने एक इस पैराग्राफ को भी बी की क्लास दी है, और बस दो मैंने पैराग्राफ को, तीन बल्कि तीन पैराग्राफ को मैंने बी की क्लास दी है। तो अब इसको मैं ऐसे कहूँ, मैं कहूँगा कि पी डॉट डॉट का मतलब होता है क्लास बी, यानी कि ऐसे पैराग्राफ जिनको बी की क्लास दी हुई है, डॉट बी दिया हुआ, पी डॉट बी, ऐसे पैराग्राफ जिनको बी की क्लास दी हुई है। इसको मैं यहाँ से सेव करूंगा और ये देखें, अभी तो ये काफी सारे पैराग्राफ है ना, ये तीन, दो ऊपर हैं और ये तीन नीचे हैं, तो वो स्पेसिफिक हैं। इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें, इन पैराग्राफ को मैंने बी की क्लास दी हुई थी, सिर्फ वही टारगेट हुए। तो इसको बोलते हैं स्कोप को नैरो करना। इसी तरह इसका उलट भी होता है, स्कोप को हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जैसे कि मैंने आपको वो भी बताया था कि अगर हमने कोई बच्चे कहे कि मुझे ऐसे पैराग्राफ जिनको बी की क्लास दी हुई है उनमें से भी मैंने सिर्फ वही वाले यूज करने हैं जो नैव के अंदर हैं, जो नैव के अंदर हैं, ऐसे पैराग्राफ जो नैव के अंदर हैं और उनको क्लास भी बी की दी हुई है, तो वो सिर्फ एक है, ये पैरा वन जो है। तो इसको कैसे टारगेट करते हैं, हम साथ सिर्फ ये लिख देते हैं नैव, उसका नाम लिख देते हैं कि नैव के अंदर ऐसे पैराग्राफ जिनको बी की क्लास दी हुई है। तो अब देखें, रिफ्रेश करेंगे तो सिर्फ पहला जो पैरा है वो रह जाएगा, ये वाला। इसको बोलते हैं स्कोप को नैरो करना। हम एक लिमिटेड चीज को सिलेक्ट कर रहे हैं अंदर जाकर। इसका उलट होता है स्कोप को एक्सपेंड करना। वो कैसे करते हैं, वो हम ऐसे कर सकते हैं कि एक्सपेंड करने का मतलब होता है कि आप उसमें मजीद चीजें ऐड करते जाओ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर मैंने इसको एक दफ़ा मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ ताकि हमें वो क्लियरली उसका पता चल सके कि क्या हम सीन कर रहे हैं, ताकि बाकी चीज़ें हमें डिस्टर्ब ना करें। इसको भी मिटा देता हूँ। स्कोप को एक्सपेंड करने का मतलब होता है कि मैं पहले ये H1, सारे H1 ले लूँ और उनको मैं बॉर्डर दे दूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सारे H1 को मैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का बॉर्डर दे रहा हूँ। तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखेंगे जितने भी H1 है उनको बॉर्डर मिल गया। अब मैं चाहता हूँ कि H1 को भी मैं बॉर्डर दे दूं, और यही काम मैं करना चाहता हूँ जितने भी पैराग्राफ हैं उनके साथ भी। तो कॉमा लगाकर मैं P लिख दूंगा, तो P को भी मैं चाहता हूँ कि उसके गिर्द भी बॉर्डर ये दिया जा सके। ये देखें, जितने भी पैराग्राफ हैं उनके गिर्द भी बॉर्डर दे दिया गया है। तो ये क्या हो रहा है, ये हम बढ़ा रहे हैं चीजों को, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं CSS में स्कोप को एक्सपेंड करना। इस तरीके से मैं ये जितने भी H2 और H3 हैं उनको भी साथ मिला सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि H2, ये देखो ये H2 और ये बल्कि H3 है, वन मैंने इसको मेंशन किया हुआ है, ये 3 है। जितने भी H3 हैं उनको भी साथ मिला लो, तो कॉमा लगाकर
हम H3 भी कह देंगे यहाँ, इसको H3 को भी साथ मिला लो, H3 के गिर्द भी बॉर्डर हो जाना चाहिए। तो ये स्कोप एक्सपैंड इसको बोलते हैं, स्कोप को एक्सपैंड करना। ये देखें अब तकरीबन सारा ये हमने पूरा पेज जितना भी था उसको भर दिया है, तो इसको स्कोप को एक्सपैंड करना बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर स्टार लगाकर भी पूरे पेज को कर सकते हैं। रिफ्रेश किया और ये देखें इसने हर चीज के गिर्द बॉर्डर लगा दिया, पूरी बॉडी के गिर्द भी, अंदर जो चीजें थी उनके गिर्द भी, हर चीज के गिर्द। और ये स्टार में सबसे मतलब कि जो हमारा स्कोप है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है, अभी हर चीज को इसमें वो कैलकुलेट कर लेता है, इसके गिर्द बॉर्डर लगा देता है। तो इस तरह हम अपने स्कोप को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, नैरो भी कर सकते हैं, और साथ में हम क्लासेस भी ऐड कर सकते हैं, कॉमा लगाकर हम आईडीज भी ऐड कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट का तो आपको पता है कि साथ इम्पोर्टेंट लिख दें अगर, तो वो उसका जो रूल है वो उसको ज्यादा फॉलो करता है जिसके साथ इम्पोर्टेंट लिखा हुआ होता है। और काफी सारी हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर आपको बता दिया कि स्टार लगाकर हम हर चीज को उसमें टारगेट कर लेते हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट सिलेक्टर है कि आप एट्रीब्यूट की बुनियाद पर भी चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम एट्रीब्यूट की बुनियाद पर अगर सिलेक्ट करना चाहें, ये मैं मिटा देता हूँ स्टाइलिंग ताकि वो डिस्टर्ब ना करे, हमें एक दूसरे के साथ मिक्सअप ना हो। एट्रीब्यूट बोलते हैं कि जो यहाँ पर इजाफी चीज़ें दी हुई होती हैं, H1 के अंदर जो इजाफी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि ये क्लास इसको दी हुई है, आईडी दी हुई है। इसी तरीके से मेन हम यूज़ करते हैं लिंक्स के लिए एट्रीब्यूट्स को। तो यहाँ पर मैं ए टैग लिख लेता हूँ और इसका मैच लिख देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ नीचे, और इसको मैं यहाँ पर फेसबुक कर लेता हूँ। एक और लिंक मैं दे देता हूँ, उसके साथ में HTTPS लिख देता हूँ। कैसे लिखते हैं वो, HTTPS कोलन स्लैश स्लैश, और एक और लिख देता हूँ, उसको मैं कह देता हूँ HTTP। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, HTTPS भी होता है और HTTP भी होता है। HTTPS में हमने वो SSL सर्टिफिकेट परचेज किया होता है, सिक्योर्ड मोड होता है, और HTTP में हमने वो सर्टिफिकेट परचेज नहीं किया होता। तो ये आपके वो कंसर्न की बात अभी नहीं है, वैसे सिर्फ मैंने एट्रीब्यूट लिखे हैं इसके। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी पूरे पेज के अंदर सिर्फ उन एलिमेंट्स को टारगेट करूँ जिनका जो जिन लिंक्स का एट्रीब्यूट ये हो, एट्रीब्यूट ये हो, उनको टारगेट करूँ। तो अब ये देखें, मैं यहाँ पर मैं लिखूँगा ए, और ए के साथ इस तरीके से हम उसका एट्रीब्यूट लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं। हाँ जी, इसी तरीके से। और ए के अंदर href मैं कहता हूँ कि इसका जो href है, जिसका href इज इक्वल टू हो जिसका href इज इक्वल टू हो इतने के www.google.com के, बल्कि ऊपर पूरा सेमी कॉलन भी लगाते होते हैं, ये वाले डबल कोट भी लगाते होते हैं। जिसका href ये हो, ऐसा लिंक जिसका href ये हो, सिर्फ उसको आपने टारगेट करना है, और उसको टारगेट करके आपने उसको क्या करना है, उसको आपने टेक्स्ट डेकोरेशन नाम कर देनी है। टेक्स्ट डेकोरेशन नाम की बजाय अगर हम यहाँ पर, ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई थी, डॉटेड भी दी हुई थी, डॉटेड करके देखें भाई नीचे छोटे छोटे डॉट लग जाएं। ये टेक्स्ट डेकोरेशन होती है जो नीचे लाइन लगी हुई होती है लिंक के, तो सिर्फ उसको मैं कहता हूँ कि उस लिंक को आप वो कर दो, नीचे लाइन लगा दो। और हमारे लिए लिंक गए कहाँ, अच्छा लिंक के अंदर हमने कुछ लिखा नहीं है, ये देखें यहाँ पर हमने कुछ लिखा नहीं है, हालांकि ये यही चीज़ होनी चाहिए थी, हम कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, Ctrl+V। तो अब ये देखें, इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं हम, यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला था, इसको देखें, ये फर्स्ट वाला, उसके नीचे जो है ना वो लाइन नहीं लगी हुई है, उसके नीचे लाइन नहीं लगी हुई है, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाले के लिए कहा है कि उसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो उसको मैंने हटा दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन
डॉटेड की है लेकिन उसने उसको पिक नहीं किया, तो उसने उसको हटा दिए, नन कर दिए। और इनके इनके मैं बी आर लगा देता हूँ, बी आर टैग, ताकि वो एक दूसरे के साथ ना मिल के खड़े हों, नीचे आते जाएं। बी आर टैग, और इधर भी बी आर टैग, और इधर भी बी आर टैग। हाँ, इधर नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा और ये देखें, ये हमारे पास बाकी सब के नीचे लाइन है, सब के नीचे लाइन है, लेकिन हमारे सिर्फ जो फर्स्ट वाला है उसके नीचे लाइन नहीं है, क्योंकि मैंने उसको कहा है कि सारे लिंक्स का नहीं, जिनका एट्रीब्यूट ये हो उसके गिर्द उसके नीचे से लाइन हटा दो। तो इस तरीके से हम एट्रीब्यूट को भी टारगेट कर सकते हैं। ये सिर्फ लिंक्स में नहीं, आप और भी कोई भी चीज़ हो, पैराग्राफ में एट्रीब्यूट दिए हुए हों तो वहां से भी, डिव में एट्रीब्यूट दिए हुए हैं तो वहां से भी, कोई भी टैग है जिसको एट्रीब्यूट दिया हुआ है, आप इस तरह ये एरे जो ये बड़ी ब्रैकेट है इसको लगाकर आप उसमें एट्रीब्यूट पास करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम, ये तो था कि एग्जैक्टली अगर वही वाली चीज है, एग्जैक्टली उसके बराबर है एट्रीब्यूट के, एग्जैक्टली यहाँ पर info.html है, वहां पर मैंने लिखा था google.com, तो एग्जैक्टली अगर उसके बराबर था तो उसने उसको पिक कर दिया। अब वो कहता है कि ये href के बाद अगर आप ये वाली ब्रैकेट लगा देंगे ना ऊपर वाली, तो वो कहता है कि जो उसकी स्टार्ट है, स्टार्ट वो यहाँ से हो, जो यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपको बताता हूँ, यहाँ से ही समझ लगेगी। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे ये ऊपर इसकी हैट लगा देते हैं हम। ये कीबोर्ड में आपकी कहाँ पर होती है, 6 नंबर पर होती है। ये मैंने लगा दी, और मैंने कहा कि ऐसे ऐसे एट्रीब्यूट वाले लिंक को टारगेट करना है जो स्टार्ट होता हो www से, ठीक है। तो सिर्फ उनको आपने टारगेट करना है, बाकी लिंक्स को नहीं छेड़ना। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे, और ये देखें www वाले जितने भी हैं उनको उसने क्या किया, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दी, मतलब कि नीचे से वो लाइन हटा दी है। अब इसी को मैं और भी चेंज करके देखता हूँ। मैं कहता हूँ कि ऐसे एट्रीब्यूट, ऐसे लिंक जिनका एट्रीब्यूट शुरू होता है HTTPS से, HTTPS से, जो HTTPS से शुरू होते हैं, तो वो एक ही लिंक है, HTTPS से ये एक ही लिंक शुरू होता है। तो इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करूंगा तो वो सिर्फ उनको टारगेट करेगा। ये देखें बाकियों की गिर्द लाइन लग गई, लेकिन ये जो सेंटर वाला है HTTPS वाला, इसके नीचे ये लाइन नहीं लगी है। अगर मैं कहूँ कि ऐसे लिंक जो स्टार्ट होते हैं HTTP से, तो HTTP में कितने लिंक हैं, ये भी HTTP से स्टार्ट हो रही है, देखें HTTP, और बेशक आगे ऐसा आता है तो ये भी इसमें शामिल हो जाएगा, और ये भी HTTP, ये भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो जो इससे स्टार्ट होते हैं उसमें ये दोनों लिंक आ जाएंगे, HTTPS वाले भी और HTTP वाले भी। ये देखें दोनों के नीचे से वो लाइन हट गई है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन होगी। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ HTTP वाले हों तो मैं यहाँ पर आगे ये कॉलन भी लगा देता हूँ कि जो इन से स्टार्ट होते हैं HTTP और आगे कॉलन आता हो, HTTP और आगे कॉलन आता हो स्टार्ट में, तो वो वाले सारे। तो इसको मैं सेव करके देखूंगा तो आप चेक करें कि सिर्फ वही वाले हैं कि जो HTTP से स्टार्ट होते हैं, और सिर्फ उसी नीचे वाले का, ये देखें इस नीचे वाले में से जो नीचे वाली लाइन है वो सिर्फ इसकी हटी है, ये सिर्फ टारगेट हुआ है। तो इस तरीके से हम वो टारगेट कर सकते हैं। और अगर हम एट्रीब्यूट के साथ लगा दें, डॉलर लगा दें, आपको बताया था कि href के साथ साथ आप वो भी कर सकते हैं। href के साथ साथ आप कोई भी इमेज का हो, डिव का हो, पी टैग के अंदर वो लगा हुआ हो कोई चीज़, उसके एट्रीब्यूट को भी आप ले सकते हैं। अगर डॉलर लगा दें के साथ है, तो डॉलर का मतलब है कि एंड एंड जो ऐसे एट्रीब्यूट जो एंड होते हैं किस पर, अपने किसी भी लफ्ज के ऊपर एंड होते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपने यहाँ पर कोड में आते हैं, अब मैं यहाँ पर इस हैट की जगह यहाँ पर लगा देता हूँ डॉलर, ये मैंने डॉलर लगा दिया। तो अब इसका मतलब ये होगा कि ये ऐसे लिंक आप टारगेट करो जो एंड होते हों। ये इसको मैं कॉम 1 कर देता हूँ, इसको भी कॉम 1 कर देता हूँ। हाँ, दरमियान वाले दोनों को मैंने कॉम 1 कर दिया, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ऐसे एट्रीब्यूट जो एंड होते हों कॉम 1 पर,
कॉम 1 पर जो एंड होते हैं सिर्फ उनके नीचे से लाइन हटा दो, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, सिर्फ उनके नीचे से लाइन हटाओ। तो ये देखें जो सेंटर वाले दो हैं, ये वाला और ये वाला, इसमें से मैंने इनको कॉम 1 किया और ये कॉम 1 के ऊपर एंड होते हैं, तो सिर्फ इनके गिर्द से वो अंदर से नीचे से लाइन हटी है कॉम 1 से। और इसको मैं अगर ये हटा दूं तो सिर्फ एक फेसबुक वाले के नीचे से वो लाइन हटेगी, क्योंकि सिर्फ फेसबुक वाला ही एंड होता है कॉम 1 पर। तो अगर हमने ये डॉलर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है एंडिंग, और अगर ऊपर हैट लगाई हुई है तो इसका मतलब होता है एग्जैक्टली यहाँ से वो स्टार्ट होता है। ये देखें सिर्फ फेसबुक, यहाँ पर इसको रिफ्रेश किया, ये देखें सिर्फ फेसबुक वाले के नीचे से वो लाइन हटी है, बाकी सब के नीचे वो लाइन लगी हुई है। तो उसके बाद हमारे पास है ये वाइल्ड कार्ड। ये कैसे करते हैं, ये आप अगर इसके साथ स्टार्ट लगा देंगे और आगे ये लफ्ज लिख देंगे कोई भी, तो वो सर्च करके बताएगा कि पूरी लाइन में एग्जैक्टली जो अगर इस तरह का कोई लफ्ज है तो उसको ले लो आप। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इसको कर दूं, अगर स्टार यहाँ पर लगा दूं, स्टार, तो ये क्या करेगा कि इस पूरी लाइन में से एच रेफ के एट्रीब्यूट में से जिसके अंदर भी FACE आता है, FACE, जिसके अंदर भी ये फेस आता है उसको आप टारगेट करो, जिसके अंदर भी ये फेस आता है उसको टारगेट करो। तो ये फेसबुक के अंदर दो, बल्कि ये तीनों के अंदर फेस आता है, तो ये इन तीनों को टारगेट करेगा, और तीनों के नीचे से ये देखें इसने लाइन हटा दी है। तो आज हमारा यही इतना ही टॉपिक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।